Hello friends and dear students, welcome back to my YouTube channel SS Pediatrics. My today's topic is minor disorders in newborn. Minor disorder, as the name indicating, minor disorder means न्यूबॉर्न में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स जो मीन्स जिनमें पेरेंट्स को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ एक डिसऑर्डर्स बच्चों में होते हैं, जैसे बेबी डिलीवर होता है तो उसके बाद कभी कभी बच्चे में होता है कि वो विद इन 24 आवर्स जो होता है उसका स्टूल पास करना ज़रूरी होता है। बट कभी होता है कि विद इन 24 आवर्स में भी पेरेंट्स जो है वो वरी कर जाते हैं। जैसे 4 आवर्स होते हैं तो वो वरी करते हैं कि बच्चे ने स्टूल पास नहीं किया या यूरिन पास नहीं किया, तो उसके लिए वो वरी करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अप टू 24 आवर्स तक जो है वो बच्चा स्टूल और यूरिन जो है वो पास कर देता है। अगर नहीं करता तो वो एक वरी का पार्ट बनेगा, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ पार्ट टू वरी। देन बच्चे को स्नीजिंग होती है, कफिंग और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सम टाइम डायरिया हो जाता है। सो वॉमिटिंग भी बच्चा कभी कर देता है। तो ये सब जो होते हैं वो क्योंकि बच्चा एकदम से एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट में आता है, बाहर हमारे पास आउटसाइड द वूम बच्चा जो है वो डिलीवर होके आता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसका फ़र्स्ट टाइम होती हैं। वो मदर का ब्रेस्ट मिल्क जैसे फ़र्स्ट टाइम फीड करेगा तो उसके लिए उसकी बॉडी अडेप्ट टू होती है, ठीक है। तो उसके लिए वो कितना फीड कर रहा है उसके हिसाब से कभी उसको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, वॉमिट आउट कर सकता है। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी जो माइनर होते हैं न्यूबॉर्न्स में और जिनके लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस वो डिसऑर्डर्स किसी और डिसऑर्डर के साथ जो वो एसोसिएशन में अगर आते हैं फिर कोई स्पेसिफिक इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये अपने आप से रिजॉल्व हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक माइनर डिसऑर्डर्स इन न्यूबॉर्न। Start with the topic. Introduction. Most of the mothers observe their babies carefully and are often worried by minor physical peculiarities which may be of no consequences. जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि कुछ एक माइनर डिसऑर्डर्स जो होते हैं न्यूबॉर्न में, सो उनके लिए ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज जो होता है, पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ माइनर है और कौन से माइनर से सीवियर हो सकती है जो भी है, तो इसीलिए वो वरी करते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैंने आज आपको ये चीज़ें बतानी है। फर्स्ट है हमारे पास वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है? वॉमिटिंग एक नॉर्मल कंडीशन है बच्चों में। वॉमिट फर्स्ट डे पे अगर बच्चा करता है दैट इज़ ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ द स्टमक बाय स्वैलोड एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रहता है मदर के वूम के अंदर, तो वो उसको स्वैलो कर जाता है जिसकी वजह से उसको इरिटेशन होती है उसके स्टमक में और वो वॉमिट आउट कर देता है अपनी फीड को। नेक्स्ट इज द वॉमिटिंग सून आफ्टर द फीड इज ड्यू टू द फॉल्टी फीडिंग टेक्निक जो होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स मैंने अलग से लेक्चर अपलोड किया है, वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। और अगर जैसे मदर नहीं होती है, उसका फर्स्ट बेबी होता है, तो अभी वो लर्निंग फेज में होते हैं कि बच्चे को कैसे होल्ड करना है, कैसे अटैच करना है, कैसे उसको फीड करवाना है, कौन सी पोजीशन में करवाना है, बेबी की कैसी पोजीशन होनी चाहिए। सो वो सब चीज़ें उसको सीखने में टाइम लगता है मदर को, तो उस वजह से भी बच्चा वॉमिटिंग कर सकता है। प्रॉपर एडवाइस जो है वो मदर को मिलनी चाहिए कि बेबी को बर्प करना है आफ्टर ईच फीड। सो वो कैसे करना है वो भी मदर को बताना पड़ता है। और अगर वॉमिटिंग परसिस्टेंट है इसके बाद भी, तब वो किसी और कंडीशन के साथ एसोसिएशन में हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज़ द फेलियर टू पास म्यूकोनियम एंड यूरिन। हेल्दी बेबीज़ जो हैं वो विद इन 24 आवर्स में जो है वो म्यूकोनियम और यूरिन को पास कर देते हैं। द बेबीज़ पास ब्लैक स्टूल ड्यूरिंग फर्स्ट 2 to 3 डेज ऑफ लाइफ फॉलो बाय द ग्रीनिश स्टूल्स फॉर नेक्स्ट 1 to 2 डेज। ये नॉर्मल पैटर्न में बच्चे करते हैं, बट अगर बच्चों ने जो है वो विद इन 24 आवर्स में म्यूकोनियम पास नहीं किया है या यूरिन पास नहीं किया है, तब हमें हेल्थ केयर पर्सनल को इस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ द कॉन्स्टिपेशंस। अगर बच्चे जो है वो मदर के ब्रेस्ट मिल्क पर नहीं है और उन्हें कोई फार्मूला या काउ मिल्क पे रखा गया है ड्यू टू सम रीजंस, तो उस कंडीशन में जो बच्चे कॉन्स्टिपेशन उनको प्रॉब्लम हो सकती है और जिसे हम मैनेज कर सकते हैं बाय गिविंग द फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग टू द बेबी। और कोशिश करना चाहिए कि हमें लैक्सेटिव्स ना देने पड़े बच्चे को। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम अगर पड़ती है तो उसी कंडीशन में हमें देना चाहिए, अदरवाइज जितना हो सके बेबी को अप टू 6 मंथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर रखना चाहिए।
Next is the diarrhea. The breastfeed babies develop increases frequency of the stool if the mother is taking ampicillin या कोई और medications के ऊपर मदर अगर रहती है तो उन सभी मेडिकेशन का एक इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, तो जिसकी वजह से जो है वो बच्चे जो उनकी फ्रिक्वेंसी है स्टूल पास करने की वो ज़्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू नॉर्मल मदर्स जिन्होंने कोई मेडिकेशन पे नहीं होती अगर मदर्स तो. So, the intake of large quantities of glucose water and honey by the baby may result in the diarrhea. तो glucose water और honey भी डायरिया कॉज कर सकता है, इसीलिए हमें जो है वो अप टू 1 ईयर तक बच्चे को हनी नहीं देना चाहिए. डायरिया में ऑल्सो अकर ड्यू टू ओवर फीडिंग और सीरियस अंडर फीडिंग, तो इन कंडीशंस में भी हो सकता है. नेक्स्ट इज़ द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो बच्चों में अपीयर होता है ऑन द सेकेंड डे ऑफ द बर्थ एंड रिचेस पीक ऑन द 4th और द 5th डे एंड डिसअपियर बाय 8 to 10 days. और इसका जो होता है वो हमारे पास न्यूनेटल जॉन्डिस टॉपिक है और वो भी मैंने बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट अपने वीडियो लेक्चर्स में डाला हुआ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं जॉन्डिस उसकी क्लासिफिकेशन कैसे है फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. सो फिजियोलॉजिकल में वैसे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अनलेस वो पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट अगर हो जाता है तब हमें उसमें जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. सो द बेस्ट मैनेजमेंट फॉर द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इज एक्सपोजिंग द बेबी टू द सनलाइट. सबने सुना होगा बच्चों को हमें धूप दिखानी चाहिए, धूप में बच्चों को रखना चाहिए फॉर अबाउट 10 to 20 minutes एंड इफ़ नेसेसरी तो फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं बट उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो नॉर्मल आ जाता है. वाइल एक्सपोजिंग द बेबी टू द सनलाइट बेबीज आइज एंड पेरिनियल एरिया शुड बी covered. Hiccups and sneezing. Hiccups are produced by spasmodic contraction of diaphragm and are characterized by the sudden noisy and jerky retraction of suprasternal notch and xiphisternal region. So it occurs usually immediately after feed due to the distension of the stomach and the irritation of the diaphragm. तो ये प्रॉपर नॉर्मल एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से बच्चों को हिकअप्स होते हैं, वो नॉर्मल होता है. And sneezing occurs due to the irritation of the nostril by the secretion and it should be sucked out by the mucous sucker or using catheter की help से हम उसको remove कर सकते हैं. Then excessive crying. The baby usually cry when they are hungry or discomfort. बच्चों के बहुत ही different crying के patterns होते हैं. कब उन्हें भूख लग रही है, कब उन्हें discomfort हो रहा है, कब उन्हें नींद आ रही है, तो वो different patterns होते हैं. And this may be due to unpleasant sensation of full bladder before passing urine और painful evacuation और hard stool हो सकता है in case of constipation और mere swelling by urine and stool. सो दे वांट कि उनका डायपर को चेंज किया जाए, तो उनका नीड होती है उस चीज़ के लिए. द इंसेक्ट बाइट शुड ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड एज एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ नाइट क्राइंग. Next is the excessive sleepiness. Some babies may keep their eyes closed most of the time during the first 48 hours, means after the delivery of the baby. Starting में first 48 hours में बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उनको मदर के वूम का प्रैक्टिस होता है, वो स्लीपिंग पैटर्न उन्होंने वैसे डेवलप किया होता है. During the first few days, many infant go to sleep after taking only few sucks on the bottle or the breast. The baby should be kept aroused during feed by tickling on the soles and behind the ear. इसलिए कहते हैं कि बच्चों को जो है वो आफ्टर 2 hours फीड करना चाहिए. वैसे तो ऑन डिमांड करना चाहिए बट स्टार्टिंग के 1 to 2 days में बच्चे जो है वो डिमांड इतना नहीं कर पाते क्योंकि वो अपना स्लीपिंग पैटर्न को एस्टैब्लिश करने में उनका बॉडी अभी अडेप्ट हो रही होती है, तो उस टाइम पे उन्हें हमें जो है वो 2 hourly देना चाहिए, जिसके लिए हमें उनको जो है वो अवेकनिंग कंडीशन में लाना पड़ता है. Heavy maternal sedation during labor may be associated with the excessive sleepiness in the baby for the first 48 hours. Next is the mastitis neonatum. The enlargement of the breast occurs in full-term babies of both sex on 3rd or 4th day and may last for few days or even weeks. Lack of inactivation of progesterone and estrogen after the birth due to the immaturity of the neonatal liver leads to further rise in their level, thus resulting in the hypertrophy of the breast. Just all this is just because of the impact of the hormones. And the local massage fermentation should be curbed and the mother reassured regarding this कि ये चीज़ें resolve हो जाएंगी with the passage of the time. ये इस तरह से अपीयर होता है.
Next is the vaginal bleeding. The developmental of the menstrual like withdrawal bleeding may occur in above 1/4 of the female babies after 3rd to 5th day of the birth, and the bleeding is mild and lasts for 2 to 4 days. The local aseptic cleaning of the genitals is to be advised, and this is all just because of the impact of the maternal hormone. मदर्स के हार्मोन का इम्पैक्ट होता है फीमेल गर्ल चाइल्ड के ऊपर, तो वो इसीलिए होता है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लाइट होता है, थोड़ी होती है, तो उस हिसाब से हम उसको जेंटल एरिया की क्लीनिंग करते हैं और वो रिजॉल्व हो जाता है अपने आप से. Next is the caput succedanum. It is a boggy, diffuse, edematous swelling of soft tissue of the scalp over the presenting part. Presenting part means जब बेबी डिलीवर होता है तो हेड का जो पार्ट जो है हमारे पास वेजाइनल एरिया के पास होता है ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसे हम कहते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट. तो उस जगह पे जो है वो स्वेलिंग हो जाता है, एंड द स्वेलिंग इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड इट्स साइज एंड सिवियरिटी इज रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द लेबर. कितना टाइम तक बच्चा जो है वो उस स्टेज ऑफ लेबर में रहा उस टाइम तक. द स्वेलिंग इज पिटिंग, नॉन फ्लक्चुएंट एंड not limited by sutures. Unlike cephal hematoma, it disappears spontaneously over next few days. So इस तरह से होते हैं. This is the presenting part, और ये आप देख सकते हैं कैसे थोड़ा सा swell कर गया. Next is the cephal hematoma. It is subperiosteal collection of blood secondary to the injury during delivery. The swelling appears after 2 to 3 days of the birth, and it is a fluctuant swelling and does not cross the suture line. It resolves spontaneously after a few days or weeks, and incision or aspiration is contraindicated unless it gets infected. ज़्यादा infected हो रहा है, कोई और प्रॉब्लम साथ में हो रही है, तब otherwise this condition is to be dissolved with the passage of the time within a few days. ये इस तरह से appear होता है. Next is the erythema toxicum. It is erythematous rash with central pallor appearing on the 2nd or 3rd day in term babies. The rash starts on the face and spread to the trunk and extremities in about 24 hours, and it disappears spontaneously after 2 to 3 days without any specific treatment. Next is the stroke bites. These are discrete pinkish gray sparse capillary hemangiomata commonly located at the nape of the neck, upper eyelids, forehead, and root of the nose. They invariably disappear after a few months. Next is the acne neonatum. Typical acne lesion may be seen over the forehead, nose, and cheeks at the birth in term babies especially, and they occur due to transplacental passage of maternal androgens to the fetus. The skin lesions gradually diminish in size and disappear spontaneously within the next few days. So this acne neonatum is looking in this way. So this is all about my today's topic, minor disorders of newborn. So thanks for watching my video, and please like and share my videos. And और डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पीडियाट्रिक्स के अगर आप सुनना चाहते हैं, जो हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन है उनके रिगार्डिंग कुछ भी जो आपके डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि किन्हीं स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो आप वो मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स. थैंक यू.